हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा ये नया वीडियो है अकबर के बारे में। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत अकबर के पिता हुमायूं, जो कि हमारा पिछला वीडियो था हुमायूं पर, उससे थोड़ा लिंक करते हैं। तो हुमायूं के बारे में हम लास्ट में पढ़े होंगे आप लोग मेरी वीडियो में कि हुमायूं अपने जो उसका विश्राम काल आप बोल सकते हैं, उसमें वह गया था ईरान, और वहां पे उसे ईरान की जो शासक थे उनकी पुत्री से हो जाता है प्रेम, और वहां उनसे वह विवाह करता है। अब देखिए, विवाह के उपरांत उनकी पत्नी के नाम है हमीदा बानो बेगम। विवाह के उपरांत फिर वो चले जाते हैं अमरकोट। अमरकोट में ही अकबर का जन्म होता है 1542 में। ठीक है, और इस समय अभी अपने पुत्र का, अकबर का मुख भी नहीं देख पाते हैं। उससे पहले ये चले गए होते हैं ईरान से हेल्प मांगने। ठीक है, क्योंकि ये दोबारा अपना सत्ता लेना चाहते थे, दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, तो वह ईरान से हेल्प लेने के बाद और कई राज्यों को जितने जितने जीत रहे थे, काबुल कंधार पर अधिकार कर ही लिया था। ठीक है, तो जब वह काबुल पर अधिकार करके वहां रुकते हैं तो वहां पर से मिलने आती है इनकी हमीदा बानो बेगम। ठीक है, और वहां ये अपने पुत्र से मिलते हैं और उसका नाम रखते हैं जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद 3 वर्ष में आयु में ही अकबर को गजनी का सूबेदार बना देते हैं। ठीक है, 3 वर्ष में क्या ही कोई करेगा। ठीक है, तो क्या मतलब कि ये सूबेदार बना देते हैं, लेकिन जो वहां के और भी विश्वास पात्र जो अधिकारी होते हैं वही सारे कार्य करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर यह पूर्व की ओर पेशावर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अपने विजय अभियान को लेकर फिर यह दिल्ली पर कब्जा करते हैं। ठीक है, दिल्ली पे उस समय शासक था आदिल शाह, जिसका अधिकारी है हेमू। ठीक है, अब उसके बाद अकबर को पंजाब का सूबेदार बना देते हैं जब ये 13 वर्ष का रहता है। ठीक है, और देखिए, और किसके सबसे खास विश्वास पात्र बैरम खां को उसका बॉडीगार्ड, संरक्षक बना देते हैं। ठीक है, मतलब कि वो सूबेदार बैरम खां ही, मतलब कि सूबेदार का काम जो था जितना भी वो बैरम खां ही देखता था, बस अकबर का सूबेदार का नाम था। ठीक है, सारे काम काज जितनी भी रणनीति थी सब बैरम खां देखता था। और यह बैरम खान सिया समुदाय से आता था, और अकबर इनके पिता जो क्या किस समुदाय से थे, सुन्नी समुदाय से थी। अब देखिए, 3 फरवरी 1556 में अकबर वर्सेस सिकंदर सूर, ठीक है, सिकंदर सूर का हो रहा था युद्ध। ये सिकंदर सूर जो कि पहले पंजाब का था शासक, विद्रोह कर देता है। तो यहाँ उनसे सिकंदर और अकबर के बीच युद्ध होता रहता है पंजाब में। तो तभी से खबर आती है कि हुमायूं का आज मतलब कि एकाएक मृत्यु हो गई है। अब उसी जगह गुरदासपुर जिला में, पंजाब के गुरदासपुर जिला में बैरम खां ईंटों का सिंहासन बनाता है और तुरंत अकबर का राज्याभिषेक कर देता है और दिल्ली का बादशाह घोषित कर देता है। ठीक है, उस समय इसकी आयु 13 वर्ष ही थी। उसके आगे देखिए, अब मृत्यु उपरांत क्या होता है। जो आदिल शाह होता है वो तो पहले से वहां का शासक रहता था, हुमायूं वहां कब्जा किया था। फिर उसने तुरंत अपनी क्या किया, हेमू को लेकर तुरंत वहां का अधिकार कर लिया। हेमू क्या है, आगरा दिल्ली व सूर्यवंशी आदिल शाह। ठीक है, यह पीएम, इसके जो पीएम था, प्रधानमंत्री था हेमू, यह दिल्ली और आगरा पर तुरंत अधिकार कर लेता जैसे हुमायूं होता है। फिर हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। ठीक है, नवंबर में 1556 में। इसमें क्या होता है, जो इसका आदिल शाह का जो हेमू पीएम है, ठीक है, जो आगरा और दिल्ली पर अधिकार किया था, यह अभी तक 22 युद्ध लड़ा हुआ था। ठीक है, और एक में भी यह हारा नहीं था। इसको देखते हुए आदिल शाह उसे विक्रमादित्य की उपाधि देता है। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि देता है। और इसमें क्या हुआ कि बोलते हैं कि हेमू जीतने ही वाला था, एकदम जितने कगार पे था, तभी पीछे से एक तीर आया और उसकी आंखों को भेद दिया। ठीक है, और तुरंत वह हाथी में से मूर्छित खाकर नीचे गिर जाता है और हाहाकार मच जाता है कि अकबर जीत गए, अकबर जीत गए। ठीक है, और इसकी सेना पीछे हटने जाती थी। बस एक तीर का कमाल है कि अकबर जीत गए वहां पर। ठीक है, और आगरा और दिल्ली पर राज करने लगा, बादशाह बन गया। अब देखिए, हालांकि इस समय अकबर 13 ही साल का था, तो इसका कारभार कौन संभालेगा। तो आगरा दिल्ली ये सब का कारभार पूरा क्या हुआ, बैरम खां के हाथ में है। तो इसे हम जो
1556 के बाद जो बादशाह बना अकबर, उसके बाद सारा बागडोर बैरम खां के हाथ में था। तो हम इस जितना भी जहां तक जब तक यह कार्यभार संभाला बैरम खां, उस काल को बोलते हैं बैरम खां का संरक्षण काल, 1556 से 1560 तक। ठीक है, अब देखते हैं बैरम खां क्या करता है उस टाइम तक, जब तक इसका काल होते हैं। इसने ग्वालियर, जौनपुर और चुनार को जीता। हालांकि जो बाद में जो ये था, गवर्नर बनाया गया था जमाल को, और गवर्नर जमाल ने ही बाद में विद्रोह कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बैरम खां इतने मतलब कि विश्वास पात्र थे, इन्हें खाने खाना की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब बताइएगा इसके पहले मुगल में किसको खाने खाना की उपाधि मिली हुई थी, और आप कमेंट में बताइएगा। उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ कि देख रहे थे कि बैरम खां का जहां देखो नाम हो रहा था, इसका शक्ति बढ़ रहा था, और बादशाह अकबर की शक्ति के कोई था नहीं, सारा डिसीजन यही लेता था। तो जो इसके दरबारी थे, राज दरबारी थे मुगल के, वो लोग विद्रोह करने लगे, विरोध करने लगे कि ये सारा डिसीजन यही बैरम खां ले रहा है, ना बादशाह के बात ये सब कुछ। क्योंकि उस टाइम अकबर भी धीरे धीरे इसके रणनीतियों में, ठीक है, साम्राज्य की रणनीतियों में और जो भी राय मशवरा होता था उसमें भाग लेना शुरू कर दिया था। तो बाकी लोग को अच्छा नहीं लगता था, विरोध करने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि अकबर ने उससे बैरम खां को बोला कि आप मक्का चले जाइए। ठीक है, अब सिया सुन्नी का मुसलमान समुदाय का यही होता है कि वो लोग लास्ट में चले जाते हैं मक्का हज करने, ये सब। ठीक है, तो करने गया। अब जब वह गुजरात के पाटन नामक स्थान में जब वह लाइन में खड़ा हुआ जाते हुए, तभी मुबारक खां उनकी हत्या कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद अब उनकी विधवा पत्नी का देखिए, सलीम बेगम, और उनके पुत्र थे, एक था अब्दुल रहीम। ठीक है, अब बहुत खास आदमी था अकबर का। अकबर ने क्या किया, इनकी विधवा बेगम सलीम बेगम से शादी कर लेता है। ठीक है, और उनके पुत्र अब्दुल रहीम को अपने गोद में ले लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ कि ये इससे क्या करता है, विवाह करता है, मतलब निकाह कर लेता है, और इसको ले लेता है गोद। कौन लेता है, अकबर, अकबर। ठीक, अब बाद में आपको आगे मैं बताऊंगा, अब्दुल रहीम को भी खाना की उपाधि देता है अकबर, लेकिन कब देता है मैं आगे जाके बताऊंगा। आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इसका एक और खास था, मतलब कि सारे रिलेशन के अंदर, अकबर का रिलेशन के अंदर भी एक था पर्दा शासन, उसे बोलते हैं। आप किताबों में कहीं कहीं देखेंगे उसे पेटीकोट शासन भी बोलते थे। मतलब कि ये लोग भी अकबर को डिसीजन लेने में मदद करते थे, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका रहती थी माहम अनगा की। ठीक है, और माहम अनगा की बहन का नाम है जीजी अनगा, और एक राज्यपाल थे सियाबुद्दीन। ये सब अकबर के रिलेटिव ही थे। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या था, विश्वास पात्र, और बहुत ज्यादा जो भी डिसीजन लेता था वो ज्यादा एज का था नहीं, तो इस सब डिसीजन इनके थ्रू ही लेता था वह, और राज दरबार में जो भी। अब देखिए, अब इन सब के डिसीजन से मान कर इसने अकबर 2 जगह जीता था, मालवा और गंडवाना पर अधिकार जमाया था, यह विजित किया था। ठीक है, अकबर ने। उसके बाद देखिए इन सब में आपसी फूट होने लगा। ये लोग खुद, जब अकबर और बड़ा हो गया, खुद के डिसीजन लेने लगा, तो ये लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। ठीक है, तो क्या किया, इसमें माहम अनगा का पुत्र भी आदम खां भी शामिल था। ठीक है, अब इन दोनों को मृत्यु दे देता है जब अकबर को पता चलता है। उसके साथ साथ यह एक और, इसके साथ एक और थे ख्वाजा मुअज्जम, इनके गुट में शामिल हो गए थे। इसको भी 1564 में मृत्युदंड दे देता है। ठीक है, तो इसका इन सबके मृत्युदंड देने के बाद इन सारे पर्दा शासन के अंदर जितने भी लोग थे सबका प्रभाव खत्म हो जाता है। जीजी अनगा का, राज्यपाल का, सबका खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका अभियान। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आगे देखते हैं अकबर का राजनैतिक अभियान। ठीक है, तो उसका पहला अभियान था मालवा 1561 में। ठीक है, जहां का शासक था बाज बहादुर। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम था रूपमती। ठीक, अब देखिए बाज बहादुर पराजित हो जाता है।
ठीक है, और उनकी पत्नी सती हो जाती हैं। ठीक, अब देखिए, हालांकि अब सती होने मतलब आपको होगा कि बाज बहादुर मर गया होगा, तभी उसकी पत्नी सती हो गई होगी जहर खाकर। ऐसा दरअसल ऐसा है नहीं, बस वो पराजित हुआ था और वह भाग गया था। कहाँ भाग गया था? और भागने के बाद क्या हुआ कि इधर उधर बहुत भटका, कई राज्यों में भटका। उसके बाद फिर वापस वह अकबर के आया और अकबर के को अधीनता स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद उसे 2000 का मनसब दिया गया। मनसब एक प्रकार का पद होता है, ठीक है, मतलब कि आपको जॉब एक प्रकार का होता है। अब देखिए उसका अगला अभियान था आमेर। अब देखिए जो इनकी पत्नी का जो है, एक बात और देख लीजिए, इनका उज्जैन में लोगों की समाधि बनाया गया है, दोनों लोगों का, सती का। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने बता दिया है इसे। उसका अगला अभियान देखिए आमेर और एवं मेड़ता का 1562 में हुआ था। अब देखिए आमेर के जो शासक थे भारमल, और उनको बिहारी मल के भी नाम से जाना जाता है। और यह अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं, ठीक है, और अपनी पुत्री हरखा बाई का विवाह अकबर से कराते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये पहला हुआ कि ये हिंदू थे, ठीक है, और इनकी क्या नाम है कि हरखा बाई, ये बहुत भक्त थी, मतलब कि कृष्ण की भक्त थी। आपने जोधा बेगम नाम सुना होगा अकबर के सीरियल में या उसमें, दरअसल ये वही है, ठीक है, जोधा बेगम। जोधा बेगम दरअसल उनका नाम नहीं था, जोधा इसलिए बोला गया क्योंकि वो अपनी तीरंदाजी में, अरे तीरंदाजी में, तलवार में, ये सब में इनका अधिक कौशल था, बहुत कुशल थे सब चीज़ों में, इसलिए उनको जोधा रखा गया। और युद्ध उद्ध भी में एक बार गई थी अपने पिता के साथ। और देखिए जो भारमल हैं उनके पुत्र का नाम है भगवान दास। और फिर उसके बाद जब ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो ये उनके पुत्र भगवान दास को उच्च मनसब का एक पद देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर भगवान दास को लेकर ही ये मेड़ता के दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है, मेड़ता के दुर्ग पर भी अधिकार कर लेते हैं। और यही मेड़ता का जो दुर्ग होता है यही मारवाड़ की सीमा होती है। और जो मेड़ता का दुर्ग है उस पर एक जागीरदार था। जागीरदार कौन था? जयमल राठौर, यही जागीरदार था, ठीक है, मेड़ता के दुर्ग का। और देखिए जब यहाँ पर ये अधिकार कर लेते हैं अकबर, तो फिर ये भागकर राणा उदय सिंह के पास चला जाता है, जो कि मेवाड़ का शासक है, ठीक है। आगे देखिए इसका अगला अभियान है 1564 में गोंडवाना का। गोंडवाना एक स्वतंत्र राज्य था जहां के शासक का नाम है अमन दास। हालांकि इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, मृत्यु हो गई थी। अब इनकी विधवा पत्नी रानी दुर्गावती और इनका अल्प आयु पुत्र वीर नारायण, ठीक है। अब यही सिंहासन पर बैठा था इनका पुत्र, और इनकी पत्नी यहाँ का कार्यभार संभालती थी, ठीक है। और यहाँ पर अभियान करने के लिए अकबर ना जाकर उनकी सेना का नेतृत्व करता है आसफ खां, ठीक है, आसम खां करता है, क्योंकि इस टाइम में अकबर उज्बेक विद्रोह कर दिए थे, उनके दमन के लिए यह गया हुआ था अकबर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सेना का नेतृत्व करता है आसम खां, ठीक है, और विजय प्राप्त करता है। और बाद में ये क्या नाम है कि अकबर इनके ही एक गुडवाना के ही जो रहने वाला था चंद्रशाह, और इसका रिलेशन था यहाँ अमन दास से, ठीक है, तो उसी को ये सौंप देते हैं, फिर वापस लौटाते हैं, ठीक है, इसका, क्योंकि यह अधीनता स्वीकार कर लेता है। उसके बाद इनका अगला है मेवाड़ 1567 से 68, ठीक है। और देखिए यहाँ मेवाड़ की राजधानी है चित्तौड़, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ की है, यहाँ से राणा उदय सिंह, आप देख रहे हैं मेवाड़ उन्हीं से रिलेटेड है। और ये मेवाड़ क्योंकि ये भाग कर कहाँ चला गया, जागीर ये जयमल जो जागीरदार था दुर्ग का, यहाँ मेवाड़ के राजा के पास, राजा उदय सिंह के पास चला आया, ठीक है। ये बहुत हार्ड मतलब कि संघर्ष था यहाँ तक का। यहाँ पर वो बादशाह अपना, मतलब अकबर अपना वो खो देता है होश हवास, और जनता को मारने का आदेश दे देता है, ठीक है। देखिए कैसे देता है, देखिए मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़, और यहाँ के शासक थे राजा उदय सिंह,
ठीक है। और देखिए कई महीनों के बाद 1568 में इन्हें सफलता प्राप्त हुई और ये इन्हें चित्तौड़ छोड़कर भागना पड़ा राजा उदय सिंह को, ठीक है। अब ये फिर अपनी ये नई और भाग गए, लेकिन ये अपनी अधीनता स्वीकार नहीं किए, ठीक है। क्या कि हम अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, भाग गए और नई राजधानी उदयपुर बनाते हैं और उदयपुर से फिर ये प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध मतलब कि क्या करते हैं, जंग लड़ते हैं, विद्रोह करते हैं, ठीक है, सामना करते हैं मेवाड़ इसके अकबर की सेना की। अब देखिए इतना कठिन संघर्ष हो गया था इनको उदय सिंह से लड़ने में कि अकबर को जिहाद का नारा देना पड़ा था, ठीक है। तब इन्हें जाकर विजय मिलती है और विजय मिलती है तो ये एकदम जनता से इतना खुन्नस हो जाता है इनको कि उसको जो कि अब जनता है भाई दुर्लभ है, दुर्लभ क्या कर सकते हैं कि निर्बल है, ठीक है, उसको है नहीं मारने कर देता है, जो कि अभी तक के अभियानों में इसके ऊपर कलंक लगा देती हैं, ठीक है, अकबर के ऊपर। अब देखिए उसके बाद फिर ये इसके दो लोग भी जयमल और फतेह सिंह फत्ता इसके दो अधिकारी या बोलते हैं कि सेनापति जो भी थे वो भी मर गए थे। तो ये आगरा के किले के सामने हाथी पर जयमल और फतेह सिंह का बनवाते हैं मूर्ति यहाँ के विजय के उपरांत के यादगार के लिए, ठीक है, क्योंकि ये लोग बहुत वीरता के साथ मर गए। और उसके बाद हम देखते हैं 1569 में कालिंजर के शासक का नाम था बघेल राजा रामचंद्र, ठीक है। इसने आसानी से मुगलों को अपना सौंप दिया राजपाट, ठीक है। और यहाँ का फिर सौंपा नहीं, अधीनता स्वीकार कर लिया था और इन्होंने खुद अपना एक राज्यपाल वहां पर लगा दिया मजनू खां को, ठीक है। इसके साथ लीजिए यहाँ तक, फिर आगे हम देखते हैं इसके अभियानों का। चलिए इसके अगले अभियान की तरफ, ठीक है। आपने पिछले वाले का शर्ट ले लिया तो अगला वाला देखिए। अगला अभियान इसका था रणथंभौर जो कि 1569 में हुआ, ठीक है। यहाँ रणथंभौर के जो शासक थे उनका नाम था सूरज नारायण, जो हाड़ा राजपूत थे। यहाँ पर अकबर ने मानसिंह को समझौते के लिए भेजा और समझौता सफल हो गया और यहाँ के राजा ने सूरज नारायण ने अधीनता स्वीकार कर ली और उसने 3 शर्तें रखी। 3 शर्तें क्या क्या थी? वो मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे, ठीक है। सिजदा, वो जब कभी भी मुगल दरबार में आएंगे तो सिजदा नहीं करेंगे। सिजदा का मतलब ऐसे करने के बाद ऐसे सर झुकाना, ठीक है, सिजदा नहीं करेंगे। और उनका अगला था सशस्त्र प्रवेश, मतलब कि वो जब भी मुगल दरबार में आएंगे तो क्या करेंगे? सशस्त्र प्रवेश करेंगे, मतलब कि उनका बॉडीगार्ड रहेगा पूरा एकदम आज के जमाने की तरह बंदूक लेकर उसमें भाला तलवार तीर सवाल सब लेकर जाएंगे अंदर, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर 1570 में। ये 3 राज्य, ठीक है, ये तीनों के तीनों राज्य इनकी अधीनता स्वीकार कर लिए, ठीक है। ये भी समझौते वाला चीज था, अधीनता स्वीकार कर लिए। और देखिए मारवाड़ के जो शासक थे चंद्रसेन और बीकानेर के शासक का नाम था कल्याणमल, जैसलमेर के शासक का नाम था हरराय। स्वीकार तीनों लोगों ने स्वीकार तो किया, लेकिन बाद में चंद्रसेन ने गद्दारी कर दिया और विद्रोह कर दिया, ठीक है। गद्दारी मतलब मुकर गए बातों से, ठीक है, मुकर गए और विद्रोह कर दिया। फिर क्या किए अकबर ने? कुछ समय तक ये अपने मतलब कि अपना वहां शासन चलाया, फिर उसके बाद फिर वापस कर दिया, ठीक है। अगले बार देखते हैं। देखिए 1570 के अंत तक हम तो जान गए, आप लोग जान भी गए, मैंने बताया कि मेवाड़ जो था वहां के राजा जो थे उदय सिंह, ठीक है, वो अधीनता स्वीकार नहीं किए थे। उनके साथ साथ 3 और थे। कौन कौन था? बैसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये चारों लोग अधीनता स्वीकार नहीं किए मुगलों का, ठीक है। अब देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि किसके किसके बीच हुआ, ठीक है। मेवाड़ के राजा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में हुआ, ठीक है। उसे बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध अगर अबुल फजल के जो वो अकबर के बारे में लिखा था अपने पुस्तकों में, उसमें बोलता है खामनौर का युद्ध उसने लिखा है, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध और खामनौर का भी युद्ध आप याद रखिएगा, उसने लिखा है। तो क्या हुआ?
उदय सिंह का मृत्यु 1572 में हो गया। फिर उस गद्दी पर बैठा उनका पुत्र महाराणा प्रताप। कहाँ बैठा? वह गोगुंडा में था उस समय, वहां ही राज्याभिषेक करवाया। और देखिए उसने फिर जो उदय सिंह ने राजधानी उदयपुर को बनाया था, इसने राजधानी को उदयपुर से हटाकर कुंभलगढ़ रख दिया। ठीक है, और इसके और मुगलों के बीच युद्ध हुआ। अब देखिए जो मुगल का नेतृत्व कर रहे थे वह था मान सिंह और आसम खां। मुगलों के नेतृत्व कर रहे थे, मुगलों की सेना का। और जो महाराणा प्रताप की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो थे हकीम खां सूर, जो कि शेरशाह सूरी के घराने से आते थे। और एक भीलों की संयुक्त सेना थी। भील मतलब कि उनका एक गुट रहता था भीलों का। ठीक है, एक आप कह सकते हैं एक कबीला। ठीक है, वो थे। ठीक है, अब ये ऐसा हुआ, फिर भी इसने क्या किया, हार नहीं माना, मतलब कि अधीनता स्वीकार नहीं की। हार तो गया लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं किया। ठीक है, और अपनी राजधानी को कुंभलगढ़ से ले जाकर गोगुंडा कर दिया। फिर गोगुंडा से ये हटकर इसकी राजधानी चावड़ चला गया। चावड़ देखिए क्या हुआ, चावड़ कब गया उसके बाद। अब देखिए उसके बाद पराजित होने के बाद इसने जब गोगुंडा अपनी राजधानी बना लिया तो वहां पर एक प्रैक्टिकल किया। ठीक है, सफल प्रैक्टिकल प्रयोग किया किसका? गोरिल्ला छापामार पद्धति का। मतलब कि कहीं छुपे रहेंगे ये लोग, मुगल की सेना आ रहे हैं तो फिर वहां भग से धावा बोल देना। ठीक है, आपने मूवी भी देखा होगा उसका, विकी कौशल का, उसमें भी दिखाया गया है वैसे ही। ठीक है, और इसने नेतृत्व भी किया तो सफल भी हुआ उसके बाद। अब देखिए गोरिल्ला जो पद्धति है इसके प्रयोग कौन कौन किया? सबसे पहले महाराणा प्रताप, फिर उसके बाद मलिक अंबर, फिर शिवाजी, फिर बाजीराव प्रथम। ठीक है, इन तीनों ने किया है ये। हालांकि ये मराठा में आ जाएंगे तीनों लोग। अब देखिए महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र अमर सिंह गद्दी पे बैठता है। ये फिर वही चावड़ को बना लेता है, मतलब कि अपनी राजधानी। अमर सिंह ने क्या किया? अधीनता स्वीकार नहीं किया। इसने क्या किया? समझौता किया। किससे? अकबर के पुत्र जहांगीर से। ठीक है, समझौता करता है। अब इसी समझौतों को लेकर और भी जितने भी राजपूत थे वो लोग भी इसकी स्वीकार कर लेते हैं कि यह सर्वोच्च है। ठीक है, यहाँ समझौता का मतलब है कि बस मान लीजिए कि मुगल ही सर्वोच्च है, आप नीचे हैं, बस यही मानना था। यहाँ तक हो गया, प्रभुता स्वीकार, मुगलों का प्रभुता स्वीकार कर लिया और बाकी राजपूतों ने। फिर आगे हम देखते हैं इसके और भी। ठीक है, गुजरात का, दक्षिण का, वो भी देखते हैं। यहाँ तक इसके साथ लीजिए आप। तो भाई लोग आपने इसके साथ ले ही लिया होगा, तो हम इसके गुजरात अभियान पे चलते हैं। अब देखिए जब इसने मध्य भारत में कहे तो राजपूताना जितना भी क्षेत्र था वहां पर इसने अपना अधिकार करने के बाद इसका ध्यान जाता है गुजरात की तरफ। और गुजरात की तरफ इसलिए जाता है कि गुजरात में बहुत ज्यादा उत्पादकता थी, वहां बंदरगाह थे, उपज बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा वह प्रोग्रेस कर भी रहा था। और मेन बात देखिए, गुजरात में उसे बहुत आसानी से हासिल हो गया क्योंकि गुजरात में कोई केंद्रीय सत्ता था नहीं, वहां में छोटे मोटे सब राज्य थे और एक दो मेन थे, तो वहां पर भी मेन फोकस वहां पे ही किया और आक्रमण कर दिया। और देखिए यहाँ पर आक्रमण करने के लिए एक राजकुमार थे, वो गुजरात के किस हिस्से के राजकुमार थे ये नहीं पता। उसमें ही इतमाद खां, राजकुमार इतमाद खां कहाँ के राजकुमार थे? गुजरात के गुजरात के अंदर किस क्षेत्र के राजकुमार थे नहीं पता। इन्होंने आमंत्रित किया था अकबर को कि आइए गुजरात पर हम आक्रमण करने के लिए। अब देखिए जो वहाँ का मेन था अहमदाबाद बोलते हैं कि इधर उधर का जो भी कोई क्षेत्र का सुल्तान था मुजफ्फर शाह तृतीय। सुल्तान मतलब ये अफगानी था। ठीक है, मुजफ्फर शाह तृतीय था यहाँ का सुल्तान। ठीक है, मेन केंद्र में नहीं था, इतना याद रखिएगा। अब देखिए क्योंकि केंद्र में कोई था नहीं, क्योंकि सब छोटे मोटे जो थे वो स्वतंत्र कर लिए थे, तो केंद्र का क्या मतलब है? लेकिन मेन में यही था जहाँ केंद्र था, जहाँ वहाँ का गुजरात का राजधानी थी, वहां पर अहमदाबाद। अब देखिए वहां पर उसके बाद आसानी से इसे वहां गुजरात की समस्त रियासत जो थी इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और जब स्वीकार कर लेते हैं यह सबको प्रांत के रूप में संगठित करने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसको शासन करने में आसानी होगी, अकबर को करने लगता है। और करने के बाद इस एक विश्वसनीय थे अकबर के मिर्जा अजीज कोका, इनके अधीन करके राज्य को, गुजरात के राज्य को अधीन करके यह वापस अहमदाबाद से लौट रहा था
आगरा। ठीक है, अब इसको लौटते ही 6 माह भी हुए कि मिर्जा के जितने भी मिर्जा बंधु थे सब सारे के मिलके विद्रोह कर दिए। अब ये आया राजधानी, फिर ये पुनः गुस्से में फिर वापस चला गया। अब स्मिथ इससे में लिखता है कि यह ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण, मतलब कि बहुत बौखलाए हुए गुस्से में आक्रमण किया अकबर ने। ठीक है, 6 माह भी नहीं हुआ था भाई और उसने विद्रोह कर दिया। ठीक है, और द्रुतगामी कहने का मतलब है कि कत्लेआम मचाना, ऐसा आक्रमण, ठीक है, कर दिया और विद्रोह का दमन किया और फिर गुजरात को डायरेक्ट किसमें मिला लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और उसी की यादगार में इसने बुलंद दरवाजा फतेह बनवाया फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, विजय के विद्रोह दमन करने के बाद बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में बनवाया। अब देखिए उसके बाद, और इसी के समय इसने पहली बार पुर्तगालियों से मिला। ठीक है, और वहां खंबात मतलब कि जो समुद्र का किनारा में खंबात जो खाड़ी होती है वहां पे बोलते हैं खंबात को, मतलब कि समुद्र के यहाँ देखना, खंबात देखा अकबर ने। ठीक है, और पुर्तगालियों से मिला, याद रखिएगा ये बात, क्योंकि इस समय पुर्तगाली आ चुके थे। अब देखिए उसके बाद बिहार और बंगाल के चलते हैं। अब इधर भी देखिए, इधर भी अफगानों का था। ठीक है, और यहाँ का अफगान मेन कहे तो बिहार में देखते हैं। बिहार में 1564 में वहां का एक गवर्नर था बिहार का, सुलेमान किरानी, और इसने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, बंगाल पे भी इसने अधिकार कर लिया था। कौन? सुलेमान किरानी ने। अब देखिए, और यह अपने वहां अधिकार, बंगाल पर अधिकार करने के बाद भी इसने अपने राज्य को स्वतंत्र नहीं घोषित किया और यह अकबर का खुतबा पढ़वाता रहता था। ठीक है, पढ़वाता रहता था, सारे राजपाट तो अपने ही किया, समझ रहे हैं इसका मतलब, आक्रमण से बचने के लिए। उसके बाद देखिए 1572 में फिर यहाँ बिहार का और बंगाल का मिलाकर जो शासन मतलब कि सुल्तान बना वो था दाऊद। इसने क्या किया, गलती कर दिया बेचारे ने, इसने स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, खुतबा पढ़वाना बंद कर दिया। अकबर को आया, ओ भाई ये तो मेरे से स्वतंत्र हो गया। अब देखिए फिर इसने अपने सबसे विश्वसनीय मतलब खान ए खाना जिसको उपाधि दिया है, मुनीम खां को इसने हायर किया कि जाइए आप मेरी सेना का नेतृत्व कीजिए और विजय कीजिए। ठीक है, इसने पटना और हाजीपुर पर आकर अधिकार कर लिया। ठीक है, दाऊद को हरा दिया और दाऊद गौड़ की ओर भाग गया। ठीक है, गौड़ प्रदेश यहाँ पर है, गौड़ प्रदेश की ओर भागा। ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा इसने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह किया तो इस बार एकदम आमने सामने लड़ाई हुई, मतलब कि आखिरी वाला, और मुनीम खान ने तुकरोही में हुआ था। ठीक है, तुकरोही में यह युद्ध हुआ था और 1575 में यह मतलब कि निर्णायक युद्ध हुआ और उसके बाद बिहार बंगाल सब के सब इसमें मिल गए। ठीक है, मुगल साम्राज्य में। और 1576 में दाऊद की मृत्यु हो गई। ठीक है, और गौड़ प्रदेश भी किसका हो गया, मुगल का हो गया था। ठीक है, अगली बार अगले देखिए उसका काबुल पर। ठीक है, काबुल पर भी यहाँ का शासक का नाम था हकीम मिर्जा। ठीक है, इसका मतलब अधिकार करने का नहीं था, अब इसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे ना, तब फिर भी ये छोड़ देते थे मुगल। ठीक है, इसने क्या किया, वहां पर आक्रमण मतलब कि आक्रमण किया और हकीम मिर्जा वहां का शासक था, इसको हटाकर इसने अकबर ने उसकी बहन बख्तुन्निसा बेगम को वहां का सूबेदार बना दिया। अब कुछ दिन बाद फिर यह हकीम मिर्जा प्रभावशाली हो गया। ठीक है, अपनी बहन से भी ऊपर हो गया। फिर इसने आक्रमण किया अकबर ने, फिर उसको आसानी से कुचला या मृत्यु उसको दिया, फिर उसे काबुल को भी इसने मिला लिया, किसमें, मुगल साम्राज्य में। ठीक है, अब देखिए उसके बाद मिलाने के बाद वहां का जो सूबेदार किसको बनाया, मान सिंह को बना दिया। ठीक है, मान सिंह। और देखिए यहाँ पर एक मानसरेट, देखिए यहाँ पर लिखा है मानसरेट एक कौन था, यह पुर्तगाली विद्वान था। काबुल की जब अभियान करने के लिए गए थे ये लोग अकबर, ये सब, तो अकबर के साथ ये भी गया था। ठीक है, अब अगला देखिए कश्मीर 1585-86 में। ठीक है, यहाँ के राजा थे राजा यूसुफ खां। ठीक है, राजा यूसुफ खां थे यहाँ के। और देखिए, और यहाँ जो नेतृत्व करने गए थे मुगल की तरफ से राजा भगवान दास और कासिम खां गए थे। और इसमें क्या होता है, राजा यूसुफ खां की पराजय होती है और ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए अधीनता स्वीकार करते ही ये लोग वापस
फिर उसके बाद जब इनका पुत्र गद्दी पर बैठता है, यूसुफ खान का पुत्र बैठता है गद्दी पर, याकूब तेईस ने विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र घोषित कर लिया, ठीक है। और इसी के दमन के लिए फिर गए लोग, जब दमन करने के लिए गए तो उसी समय बीरबल मारा गया, ठीक है। 9 रत्नों में से, अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल यहाँ पर मारे गए, ठीक है। हालांकि फिर इसका दमन हो गया और मुगल में यह मिल गया, मुगल साम्राज्य में फिर कश्मीर भी मिल गया, ठीक। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आगे देखते हैं ठट्टा का अभियान, ठीक है। ठट्टा सिंधु से बोलते हैं, ठीक। तो 1591 में वहां पर ये अभियान करने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वहां का शासक कौन था। वहां का शासक का नाम है जानी बेग, ठीक है, जो कि पराजित हो जाता है और अधीनता स्वीकार कर लेता है। उसके साथ ही ठट्टा और एक वहां के सेहवान के किले पर ये लोग का अधीन मतलब कि वो भी दे देता है इन लोगों को, ठीक है। मतलब कि सेहवान वाला जो चीज है उस पर यही लोग रहेंगे अपना करेंगे इसका, इनके अधिकारी मुगल के। अब यहाँ पर करने कौन गया था, ठीक है। तो ये अब्दुल रहीम खाना। अब्दुल रहीम वही है बैरम खान जो कि शुरुआती दौर में अकबर का जो काल था 13 साल वाला, उसका ये निभाया था, ठीक है। उसी का पुत्र बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम, ठीक है, और जिसको इसने गोद लिया था और इसकी मम्मी को सलीमा बेगम को इसने निकाह किया, ठीक है, विधवा जो थी बैरम खां की, ठीक है। उसको तो अब्दुल रहीम को इसने मुल्तान का गवर्नर बनाया और अकबर ने आदेश दिया कि सिंध का विजय करो और बलूचियों का जो विद्रोह कर रहे थे उनके विद्रोह का दमन कर दो, ठीक है। बलूचियों के ये सब आदेश दिया उसने। आदेश देने के बाद उसे जानी बेग जो थे ठट्टा के शासक, यहाँ सबका विजय किया, अधीनता उसने स्वीकार कर लिया। उसके साथ साथ 1595 में काठीवाड़ प्लस बलूचिस्तान प्लस मकरान ये भी सब भी मुगल के अधीन हो गए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, तो हिंदू कुशल पर्वतमाला से लेके, ठीक है, कश्मीर हिंदू पर्वत से लेकर उधर कहाँ तक उज्बेक कहाँ तक थे, काबुल, और यहाँ तक दक्षिण भारत अभी बताएंगे, यहाँ सब लेकर बिहार बंगाल सब तक एक प्रकार से वैज्ञानिक सीमा होगा। क्यों? क्योंकि पर्वतमाला कश्मीर की तरफ से कोई आएगा नहीं, उधर काबुल की तरफ से कोई आएगा नहीं, काबुल कंधार की तरफ से, वहाँ खैबर दर्रा था, कोई भी आएगा भी तो आसानी से खैबर दर्रे के अलावा कहीं आने का रास्ता नहीं था, वहां से रोक देगा, ठीक है। बिहार बंगाल की तरफ से कोई होएगा नहीं, बस बचा दक्षिण भारत भी ये कब्जा कर लेता है, ठीक है। देखते हैं अब दक्षिण भारत की तरफ का, तो इसमें दक्षिण भारत के अभियान की तरफ से कितने थे, सब अकबर के समकालीन है। कौन कौन? खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर तथा गोलकुंडा, ये सब अकबर के समकालीन है। तो इसने अपना दूत भेजा, तो इसमें से केवल खानदेश जो था, खानदेश वही इसकी अधीनता स्वीकार करता है और कोई अधीनता स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी, ठीक है, और वहां पर 1593 में उसने भेजा शाहजादा मुराद को भेजा और अब्दुल रहीम को भेजा, कहा अहमदनगर में कब्जा के लिए, ठीक है। यह अधीनता स्वीकार नहीं किया इसके लिए, ठीक है। अब देखिए नेतृत्व किए और घेर लिया पूरा, और एकदम बराबर की चांद बीबी एक महिला थी लेकिन एकदम बराबर की टक्कर दी इन लोगों को, यदि हाथ आने लगे 93 में गए थे ये लोग, 96 हो गया, 96 में संधि हुआ, वो भी, ठीक है, संधि हुआ। अब संधि में जो बराबर प्रांत थे वो चांद बीबी किसको दे दी? मुगलों को दे दी। लेकिन जैसे ही ये लोग आए कुछ समय बाद और इनका पालन हुआ ही नहीं संधि का, ठीक है, संधि का पालन नहीं हुआ तो ये लोग दोबारा कहाँ चले गए? ये लोग दोबारा कहा अकबर के यहाँ। अब ये मामला अकबर के यहाँ गया तो अकबर फिर से अब्दुल रहीम और अबुल फजल को भेजे, ठीक है, फिर भी मामला नहीं सलटा, फिर अब्दुल रहीम, फिर दानियाल गए, फिर भी मामला नहीं अच्छी तरह से सुलझा। ये आप कह सकते हैं कि मान जाती थी चंद बीबी, फिर उल्लंघन, मान जाती थी फिर उल्लंघन, फिर लास्ट में अकबर और अबुल फजल आए। जब ये लोग आए तो एकदम आसानी से विजय प्राप्त कर लिए, ठीक है, एकदम। जहां अकबर जाएगा तो छोटे मोटे सेना और एकदम कौशल योग्य व्यक्ति को लेकर जाएगा, मतलब सैनिक को लेकर जाएगा, सेनापति को लेकर जाएगा ना, आसानी से कर लिया। फिर उसके बाद देखिए 1601 में असीरगढ़, फिर विश्व के असीरगढ़ में ही देखिए क्या था,
असीरगढ़ में ही विश्व का सबसे मतलब कि ऐसा बना हुआ था, विश्व में कोई ऐसा दूसरा था नहीं, ऐसा किला था जिसे कब्जा करने के बाद अकबर ने सोने की चाबी से खोला था। ठीक है, सोने की चाबी से। उसके बाद देखिए इसके साथ साथ बीजापुर में गए थे, वहां के शासक थे आदिल शाह। इस अकबर की सुरक्षता को स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने के बाद अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए दानियल का हाथ मांगते हैं। ठीक है, अब यह होता है कि नहीं होता है पता नहीं। आगे देखिए इसी के साथ ही साथ साथ असीरगढ़, बुरहानपुर, अहमदनगर, बरार, ये सब सारे इसमें शामिल हो जाते हैं मुगल साम्राज्य में। अब इसके बाद हम देखेंगे अकबर ने क्या क्या नीतियां बनाई अपने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, धार्मिक व्यवस्था के लिए। ठीक है, आगे कैसे राजपाट किया वो सब देखेंगे। यहाँ जितने भी इसके अभियान थे यहाँ समाप्त हो जाता है और भारत पूरा एकदम कब्जा कर लेता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम देखेंगे अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए अकबर ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए दशमलव पद्धति आधारित एक मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। दशमलव आधा पद्धति का मतलब है कि पहला दशमलव पहला पद हो गया। ठीक है, जैसे दशमलव में होता है ना कि 2.123 ऐसा होता है, ऐसे इसमें होता है कि एक मिनट रहेगा, उसके बाद उसके सारी श्रृंखलाएं होंगी वो नीचे की तरफ जाती रहेंगी। ठीक है, जैसे कि दशमलव के बाद एक इसका मान अधिक होगा, 1.12 दूसरा और नीचे ऐसे ही वाला किया। और शुरू में तो इसने एक प्रकार से एक 1577 में एक प्रणाली के रूप में हुआ कि एक ही प्रणाली चलेगा, दशमलव वाला मनसबदारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद उसने 1592 में एक ला दिया जात व सवार। ठीक है, अब ये जात में क्या था, मनसबदार की हैसियत के हिसाब से था। ठीक है, जैसे कि उसकी हैसियत के हिसाब से उसको जमीन दे देना या नकद पैसा वेतन के रूप में देना उसे। ठीक, और घुड़सवारों की संख्या के हिसाब से था, सवार मतलब जितनी संख्या रहेंगी उसके हिसाब से। इसमें क्या था कि जो घुड़सवार रहते थे वो किसी मनसब के अंदर ही आते थे। मनसब मतलब सूबेदार, एक पूरी एरिया का एक मनसबदारी किसी को दिया जाता था, उसके अंदर उसका सारी व्यवस्था वो खुद देखता था। उसके ऊपर फिर वो अपने उच्च वाले अधिकारी को मतलब अधिकारी डायरेक्ट उसको वजीर को या पीएम को सारी देता था खबर, या जो भी ऊंचा नीच होता था। तो उसके बाद देखिए इसके बारे में पदों के बारे में देख लेते हैं। मनसब सरकारी पदों का एकीकरण मनसब हो गया। उसके अंदर देखिए क्या था, सैनिक, सामंत आते थे। सामंत समझ रहे हैं कि एक गांव का या 2-3 गांव का एक सामंत होता था। ठीक है, या और एक एरिया का पूरा एक सामंत होता था, उसको जागीर प्राप्त होती थी, वो करोड़ टैक्सों से लेता होता था, फिर उसके बाद उच्च वाले को भेजता था तो उसको मनसब वाले को देता था। अब उसके बाद देखिए नागरिक होते थे और सेवक होते थे, ये पूरा होता था एक मनसब के अंदर। उसके बाद देखिए अबुल फजल जो एक लिखता था, अकबर के बारे में लिखता रहता था, 2 बुक उसने लिखा था। ठीक है, तो उसमें उसका बुक का नाम था आइन ए अकबरी। अगर उसमें आप देखेंगे उसमें 66 वर्गों में मनसब को डिफाइन किया है, 66 वर्गों में मनसब को डिफाइन किया है। अब उसकी धार्मिक नीति देखते हैं। धार्मिक नीति उसकी थी सुलह एक कुल। सुलह एक कुल इसका मतलब है कि सार्वभौमिक सहिष्णुता या समन्वय, मतलब कि सारे धर्मों को एक साथ अच्छे तरीके से लेकर चलना। ठीक है, ये सीखा कहां से सीखा इसने? अपने गुरु, उसके गुरु कौन थे? अब्दुल लतीफ। इसी ने इसको दिखाया सुलह एक कुल, मतलब कि सार्वभौमिक जितने भी धर्म है आपके राज्य में उसको अच्छे तरीके से कैसे लेकर चलना है। ठीक है, तो उसने ये सुलह एक कुल की नीति अपनाई धार्मिक नीति के अंतर्गत। उसके बाद देखिए उसने युद्ध बंदियों, जैसे युद्ध में हुआ जो बंदी अब बनाए तो उसको दास बना लेना, ये प्रथा को उसने खत्म कर दिया कि दास नहीं बनाना है। उसके बाद तीर्थ यात्रा जो कर लगता था, वो तीर्थ यात्रा पर कर लगाना जो हिंदू को लगता था वो खत्म कर दिया। जजिया कर जो पंडितों को लगाता था कि आप एक धर्म को फॉलो कर रहे हैं, सबको फॉलो कर रहे हैं, वो दीजिए कर दीजिए, वो भी बंद करवा दिया इसने। और इसका सूफी मत इसका था। ठीक है, क्योंकि यह बैरम खां एक सिया था, वो सूफी मत, और इसके पिता और इसके दादा जो थे बाबर, हुमायूं, ये सब बहुत मतलब कि दयालु किस्म के लोग थे। हुमायूं तो बहुत ज्यादा मतलब कि सबको मिला जुला कर लेकर चलने वाले थे जितने भी उसके राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ज्यादा कट्टरपन ये था नहीं, सूफी में था। सूफी मतलब कि इस्लाम के अंदर, ठीक है, जो रहस्यमयी चीजें होती थी उसमें मतलब कि सूफी इंटरफेयर करते थे। सूफी मतलब कि एक प्रकार के होते थे। अब
मंदिर मंदिर में जाते होंगे, अरे मस्जिद में जाते होंगे, देखते होंगे ऐसे करने वाले सूफी लोग रहते थे। वो लोग कि क्या लिखा है, कैसे क्या करना चाहिए, उनका मत ही रहता था। तो बहुत रहस्य था, इसको बहुत जानने की इच्छा होती थी। ठीक है, तो जो रहस्य वाली चीजें होती थी, जैसे धार्मिक सत्य क्या है उसको खोज खोज करने के लिए आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो उसने निम्न धारणाएं अपनाई। उस धारणाओं में से एक था इबादत खाने की स्थापना, जो कि उसने 1575 में करवाया। इसमें यह क्या किया कि शुरू में केवल सुन्नी मुसलमानों को बुलाता था और उसमें चर्चा करवाता था। ठीक है, और सुनता रहता था। अब देखिए उसमें क्या हुआ, ये फतेहपुर सिकरी में बना हुआ था, जो कि हर एक बृहस्पतिवार को चर्चा होता था। ठीक है, धार्मिक चर्चा बृहस्पतिवार को, और केवल सूफी लोग आते थे। अब विवाद देखिए कहाँ पर हो गया, सूफी मतलब बहुत ऊंचे पद वाले सूफी। ठीक है, तो वो लोग आते थे, सुन्नी समुदाय, वो भी सुन्नी समुदाय के। तो देखिए विवाद हो गया, ये लोग आपस में भी विवाद करने लगे थे। ये उलझ गया, भाई क्या होना चाहिए। फिर इसने क्या किया, निष्कर्ष ने क्या निकाला कि केवल इसी एक इस्लाम धर्म में भी ऐसा नहीं है, अन्य धर्मों में भी एक सच होना चाहिए। सच होता होगा क्या है, उस पर निकालने सत्य होता होगा, तो सत्य सभी धर्मों में इसने बोला। फिर उसके बाद दिया इससे अन्य धर्मों के बारे में सत्य क्या है वो भी जानने का इसका इच्छुक हुआ। फिर इसने अन्य धर्मों के लोगों को, ज्ञानियों को, विद्वानों को बुलाने लगा, गुरुओं को बुलाने लगा। ठीक है, आमंत्रित किया, बुलाने लगा। उसके बाद देखिए शेख अब्दुल नबी परम भक्त, जब ये शुरुआत दौर में भक्ति करता था, मतलब कि फॉलो करता था अपने टीनेजर में, तो उसके गुरु होते थे शेख अब्दुल नबी। ठीक है, इसका ये बहुत बड़ा फॉलो करता था, इनकी बातों को, उनके टीचर थे, फॉलो करता था। ऐसा फॉलो करता था कि इसने एक बार इनकी चरण पादुका को सिर पे रख लिया था। कोई बादशाह किसी गुरु के चरण पादुका सिर रखा बहुत बड़ी बात है, मतलब कि वो अपने गुरु को एकदम चरण पर बैठा कर रखता है, बहुत मानता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी समय पुर्तगाली भी जो ये बनवाया था इबादत खाने वाला, इसमें आने लगे पुर्तगाली, जैन, किसी को इसने बहुत 200 बीघा जमीन दिया जैन को, और पदवी दिया, अरे उपाधि भी दिया। ठीक है, उसमें पुर्तगाली जो कि ईसाई को फॉलो करते थे, ईसाई धर्म को। ठीक है, तो इसने क्या किया, लाहौर और आगरा में चर्च बनाने की अनुमति इनको दे दिया। ठीक है, अब देखिए महजर की घोषणा और 1579 में किया इसने। ये प्रकार का इसने खुद एक बनाया हुआ था, मैं बताऊंगा, वैसे इसको समझिए। इसने इसमें घोषणा क्या करता है, इस घोषणा को लिखा किसने था, इसकी घोषणा को लिखा था शेख मुबारक ने। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे शेख मुबारक ने क्या क्या लिखा था। इंसान एक कामिल, इसने अपने आप को इंसान एक कामिल, ठीक है, कहा। मतलब कि बनने के क्या इसको, मतलब कि समझिए कि इंसान एक कामिल का मतलब क्या होता है। इंसान एक कामिल का मतलब होता है बहुत विवेकशील, बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, इसने अपने आप को ये जताने का प्रयत्न किया। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर ये विवाद हो गया तो इसने बोला कि जो मतलब कि जो बादशाह की पक्ति होगी, लास्ट में निष्कर्ष निकलेगा वो बादशाह होगा। बादशाह मतलब किसका, अकबर का होगा। तो इसने क्या किया, एक विवेकशील व्यक्ति होने का प्रयत्न किया। ठीक है, तो इससे क्या बोला गया, इंसान एक कामिल। ठीक है, अब वो था कि नहीं था, इसने बोला तो बादशाह है भाई, मानना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, इंसान एक कामिल बनने का प्रयत्न कर दिया, इंसान एक कामिल बोला गया। उसके बाद देखिए इसने अपने आप को अमीर उल मोमिनीन बोला। अब देखिए 1258 में जो पैगंबर हुए थे, वो मतलब खलीफा जो हुए थे, वही इसको धारण किए थे, इस उपाधि को, अमीर ए उल मोमिनीन को। 1258 के बाद कोई ऐसा नहीं किया। कौन किया, अकबर ने किया दूसरी बार 1258 के बाद, अमीर उल मोमिनीन की। ठीक है, उसके बाद देखिए उलमाओं, जब ये कर लिए, इसने कर लिया, तो उलमाओं ने इसे बोलने लगे कि इमाम ए आदिल, इसने बोल दिया। उसके बाद सिकरी की जामा मस्जिद में इसने स्वयं एक, क्योंकि कुछ लोग विरोध भी करने लगे थे ना, जिसने एक खुतबा स्वयं अपने नाम का खुतबा पढ़ा। ठीक है, जो कि क्रांतिकारी कदम था इसका, क्योंकि विरोध भी करने रहे थे कितने लोग, क्योंकि ये एक प्रकार का खुद का अपना एक धर्म बना रहा था। ठीक है, जिसमें किसी का पद उसमें था नहीं। अब देखिए मजहर का मसौदा देखिए शेख मुबारक लिख रहा था। ये किसके पिता थे, ये अबुल फजल के पिता थे और फैजी के। ठीक है, अबुल फजल क्या था, जो कि इसके बारे में लिखा हुआ था, क्या नाम है कि अकबर के बारे में 2 बुकें लिखी हुई थी। पहला बुक क्या था, आइन ए अकबरी, और एक और था अकबरनामा। ठीक है, तो फैजी कौन था, फैजी जो था अकबर का क्या दरबारी कवि था। ठीक है, कवि।
और देखिए उसके बाद जब ये सब इतने एक दो ये सब चीजें अपने आप को बोला, भाई बादशाह है, उसमें क्या किया, अखदून उल मुल्क, ठीक है, काजी जलालुद्दीन मुल्तानी और शेख मुबारक, इन तीनों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, अब हस्ताक्षर कर दिया मतलब कि ये पारित हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि ये लोग क्या थे, अकबरुद्दीन, ये लोग भी इस्लाम धर्म के प्रमुख लोग थे। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो भाई लोग अब इसके आगे देखते हैं दीन ए इलाही, जो कि उसके द्वारा एक बनाया गया एक धर्म था। हालांकि इसे हम धर्म धर्म कहेंगे नहीं, क्योंकि हर एक धर्म में एक पुरोहित होना चाहिए, उसका कोई कर्म कांड होना चाहिए। जैसे कि आप हिंदू धर्म को फॉलो करेंगे, मतलब सनातन धर्म को, पूजा पाठ अर्चना, एक पुरोहित मतलब पंडित होता था। ऐसे इस्लाम में काजी सूफी ये सब होते थे, ऐसा इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, ये धर्म कोई नहीं था, जैसे एक नास्तिक लोग होते हैं ना, एक प्रकार के, बस वैसे ही। ठीक है, लेकिन इसमें सार्वजनिक स्थान में बता रहा हूं, आगे देखिएगा आप लोग। तो इसने 1582 में ये दिन ए इलाही का किया, एक प्रकार से उसके मायने में एक धर्म था। ठीक है, अब देखिए, अब बदायूनी और अबुल फजल ने इसे तौहीद ए इलाही कहा, क्योंकि ये एकेश्वरवाद पर था। ठीक है, एकेश्वरवाद पर ए था। अब देखिए उसके बाद, और बदायूनी ने जब इसे काफिर कहा, कब, जब यह दिन ये इलाही इसने अपने धर्म के बारे में बताया। ठीक है, इसे काफिर कहा, किसको, अकबर को। अब देखिए कर्मकांड, ना कोई ग्रंथ, ना कोई पद्धति, ना कोई कर्मकांड, कुछ नहीं, कैसे धर्म मान सकते हैं। उसके बाद आचार संहिता, एक प्रकार का आचार संहिता था। आचार संहिता आप जानते हैं, सबको मानना पड़ेगा, राज्य में जितने लोग हैं सबको मानना पड़ेगा, ऐसा आचार संहिता। ठीक है, मतलब कि जैन, सूफी, ईसाई, ठीक है, हिंदू, सबको मानना पड़ेगा। तो इसे अब इसी को लेकर संहिता के रूप में जब किया गया, उसमें कई जगह विवाद उत्पन्न हो गए थे, मैं बता रहा हूं। उसके बाद देखिए सामाजिक धार्मिक समन्वय, ठीक है, बनाने के लिए उसके हिसाब में अकबर के दिमाग में यही था कि सामाजिक और धार्मिक समन्वय एकजुट हो जाएगा, और यह सभी धर्मों के लिए खुला हुआ था। लेकिन इसका अपोजिट होता है, क्या होता है कि मिर्जा हाकिम का विद्रोह हो जाता है। मिर्जा हाकिम, ठीक है, ये भी एक अकबर के 9 रत्नों में से एक होते हैं, ये विद्रोह कर देते हैं। बंगाल और बिहार में बगावत हो जाता है। ठीक है, और एक जौनपुर के काजी होते हैं मुल्ला अहमद याजदी, यह फतवा जारी कर देते हैं। क्या करते हैं, फतवा जारी, अकबर के विरोध में फतवा जारी कर देते हैं। अब देखिए, अब ये दिमाग में अकबर के आया कब, दिन ए इलाही, जब ये 1581 में काबुल पर गया था और वहां विजय अभियान किया, तो उसके महत्वाकांक्षा और बढ़ गया था, और महत्वाकांक्षा के दौरान ही उसने यह धर्म सोचा और अबुल फजल को बताया था। अबुल फजल फिर बदायूनी ने इसे यह सुनकर इसे काफिर कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद इसकी प्रक्रिया क्या होती थी, इसके बाद देखिए, जब यह पूरा स्थापित कर लिया इसने, तो यह क्या किया, अबुल फजल को यहाँ का मुख्य प्रमुख पुरोहित बनाया। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसका काम क्या था, पुरोहित बन गया तो जो व्यक्ति इसके राज्य में इच्छुक था इसको फॉलो करने के लिए वो आता था। ठीक है, पुरोहित के पास, मतलब कि अबुल फजल के पास। अब अबुल फजल क्या करता था, इस इच्छुक व्यक्ति को सम्राट के पास लेके जाता था, और सम्राट इसे पगड़ी पहनाकर और एक दीक्षा का प्रतीक चिन्ह देते थे। उसका नाम क्या है, शस्त्र ओ सबह। ठीक है, वो देते थे, और ये सब प्रक्रिया जो होता था, सम्राट के पास ले जाना, पगड़ी पहनाना, ठीक है, ये सब केवल रविवार को होता था। उसके बाद देखिए, उस पर जो एक प्रतीक चिन्ह देता था, शस्त्र ओ सबह, उस पर क्या लिखा क्या रहता था, अल्लाहू अकबर। क्या लिखा रहता था, अल्लाहू अकबर लिखा रहता था। अब देखिए, अब ये जैसे ही मिलता था तो अभिवादन लोग करते थे। अभिवादन क्या, और लोग बैठे रहते थे वहां पर, कहते थे अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, और या फिर जल्ले जलाहू, ये संबोधन में बोलते रहते थे। अब देखिए इसका दायित्व क्या था, दायित्व सार्वजनिक भोज, मतलब कि आप इस बंधन में जब आ गए तो एक प्रकार का एक आपको प्रक्रिया निभाना पड़ेगा कि क्या होता था, सार्वजनिक भोज। अब कोई त्योहार पड़ गया, कोई विशिष्ट तारीख ऐसा आ गया तो आपको सार्वजनिक भोज कराना पड़ेगा। आप मांस नहीं खा सकते, मांसाहार पर निषेध। अब देखिए, आप ना कम उम्र की कन्या से विवाह कर सकते हैं, ना एक मतलब कि बहुत ज्यादा विधवा जो वृद्ध स्त्री है,
वृद्ध वृद्ध स्त्री है उससे विवाह, स्त्री से विवाह नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। अब मछुआरे, मछुआरे मछुआरे और शिकार करने वाले व्यक्ति से शिकार करने वाले मछुआरे और शिकार करने वाले व्यक्ति के बर्तनों में आप खाना नहीं खा सकते या आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए आप, बीरबल। अब देखिए यहाँ पर कि जब यह नियम लगाया तो ये प्रकाश साहब रखते हैं हिंदुओं के हिसाब से ही था, क्योंकि मांसाहार नहीं खाते थे हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले, और सार्वजनिक भोज कराते ही भी थे वो लोग अपने त्योहार पर, और एक कम उम्र की कन्या से विवाह नहीं करते थे और वृद्ध व्यक्ति से विवाह नहीं करते थे। और इनमें मछुआरे और शिकारी, मतलब कि जो आप जो मांसाहारी पंडित ब्राह्मण होते थे, ठीक है, मांसाहारी नहीं करते, वो बर्तन को भी हाथ नहीं लगाते थे। तो ये प्रकार से मेन क्या होगा, हिंदुओं के लिए था। लेकिन ये देखिए जितने भी प्रमुख व्यक्ति थे, अमीर थे अकबर के दरबार में, उनमें से केवल बीरबल ही इसको फॉलो किया, एक्सेप्ट किया, और कोई नहीं, ठीक है। कौन कौन थे, टोडरमल, मान सिंह, इन लोगों ने इसको स्वीकारा ही नहीं, ठीक है। केवल बीरबल ने देखिए स्वीकारा। अब देखिए उसके बाद इस समय क्या होता था कि अकबर के एकदम मतलब कि तो पहले से ही कट्टर नहीं था अपने इस्लाम को लेकर, या वह अपने मतलब कि चाहे हिंदू का त्योहार हो चाहे मुसलमान का, मुसलमान तो वाहिद वो था ही, ईसाई का हर एक त्योहार में वो पहनता था, झांकियां निकालता था, ठीक है, सब करता था वो। उसके बाद देखिए 1583 में एक हिजरी संवत चलता था, उसने इसको हटाकर इस क्या किया, एक इलाही संवत लागू कर दिया, एक इलाही संवत उसने लागू किया, ठीक है। और इसी समय में एक था वयाजिद अंसारी, एक व्यक्ति था जो खुद को पैगंबर घोषित कर लिया था, ठीक है। अब इस तरफ ज्यादा है नहीं, बस ये लिखा गया है, मैंने आपको बता दिया कि अपने आप को पैगंबर घोषित कर लिया था। उसके बाद देखिए इसका वित्तीय सुधार क्या क्या हुआ, इसने मुद्रा प्रणाली पर इसने क्या किया, टकसाल में सुधार किया 1577 में, ठीक है। और वहां जो मेन अधिकारी दरोगा, उसको किस पर बैठा दिया, अब्दुल सिराजी को बैठा दिया दरोगा के पद पर। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या था, सूबा में सूबा मतलब प्रांत में जितने भी टकसाल से रिलेटेड जो भी चीजें होती थी उसको देख रेख कौन करता था, चौधरी करता था। इसमें अकबर ने क्या किया, चौधरी जितने भी प्रांत थे, सूबा थे, उन सबको देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए एक व्यक्ति को हायर किया, अब्दुल समद, ठीक है, इसको हायर कर दिया कि अब सारे चौधरियों का निरीक्षण कीजिए। उसके बाद देखिए सिक्के में इसने किया, इसने राम सीता का सिक्के निकाला जिस पर लिखा क्या था, राम और सिया लिखा रहता था, ठीक है। चांदी और तांबा का भी इसने सिक्के निकाला शेरशाह सूरी की तरह, ठीक है। उस पर क्या था, चांदी के सिक्कों को रुपया बोलते थे, ठीक है, और तांबा के सिक्के को दाम बोलते थे। और चांदी का एक सिक्का 40 दाम के बराबर था, किसके, अकबर के काल में। लेकिन यही चांदी का एक सिक्का 64 दाम के बराबर था शेरशाह सूरी के काल में, ठीक है। यहाँ देख लीजिए एक चांदी का सिक्का है, एक सिक्का, ठीक है, चांदी का, वह कितना होगा, 40 दाम के बराबर, 40 दाम के, ठीक है। अब देखिए उसने एक सोना का सिक्का निकाला, उसका नाम था क्या था, इलाही। यह 10 रुपया के बराबर था। 10 रुपया मतलब क्या हो गया, 10 चांदी के सिक्के, 10 चांदी के सिक्के, 10 चांदी के सिक्के। अब देखिए उसके बाद इसके भी ऊपर एक स्वर्ण सिक्का निकाला, स्वर्ण वाला सोना ही, लेकिन उसमें खास बात क्या थी, यह 100 तोले का था, यह कह सकते हैं 100 तोले से भी विशिष्ट ये था और ऊंचा था, 100 तोले यहाँ बोला गया इसका था। अब इसमें ज्यामिति सिक्का भी था, ज्यामिति मतलब 2 सिक्के थे, एक वृत्ताकार और एक चौकोर, ठीक है, आयताकार या चौकोर कह सकते हैं। अब देखिए वृत्ताकार में इलाही, ये सोना वाला, और एक जलाली सिक्का था आयताकार, ठीक है। इसके साथ लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं भू राजस्व सुधार।
तो इसने अपने पिता की या शेरशाह सूरी की एक पद्धति थी भू राजस्व की जब्ती। ये हुमायूं की और शेरशाह ने भी इसे ना इसकी वैज्ञानिक पद्धति इसने बनाया आइन ए दहसाला 1580 में, ठीक है। और इसमें दो भूमि प्रकार का इसने वर्गीकरण किया, जिसमें पहला था उच्च, मध्य और निम्न, जो कि भूमि की एरिया के हिसाब से उच्च, मध्य ये था। उसके बाद दूसरा था उत्पादन व बुआई के आधार की निरंतरता के आधार पे। तो इसमें 4 प्रकार के थे। पोलर, जो प्रतिवर्ष जिसमें उत्पादन हो और उसमें कृषि की जाए। और दूसरा क्या था प्रति, जिसमें 1-2 साल बुआई ना किया जाए, प्रति रहे 1-2 साल। चाचर, जिसमें 3 से 4 साल तक बुआई ना किया जाए, प्रति रहे, ऐसे ही उसे चाचल भूमि। और बंजर भूमि उसे जो इसमें लगातार 5 वर्षों तक या उससे अधिक ना किया जाए, ठीक है, कृषि, तो उसको बोलते हैं बंजर कृषि। और इस पर यह क्या कर लगाता था। अब कर लगा दिया तो इसमें किसान अब उगाएंगे अनाज, तो इसको कर देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जब ये इसने आइन ए दहसाला ये सब किया, तो इसने सबसे पहले 1570-71 में ही मुजफ्फर खां और टोडरमल को इसमें शामिल कर लिया था। क्यों? क्योंकि इसको इजाफा करना था अपने राजस्व को, ठीक है, क्योंकि यह हुमायूं, शेरशाह ये सब उतना कर नहीं पाया था। शेरशाह किया था लेकिन इसको और भू राजस्व की आवश्यकता थी। उसके बाद इसने एक अधिकारी का पद बनाया, करोड़ी नामक अधिकारी का। इसको हम बोलते थे आमिल या अमल गुजार, ठीक है। इसका जिस क्षेत्र में रहता था उस वहां से 1 करोड़ टकसाल इसे इकट्ठा करना था। और देखिए 1580 में दहसाला प्रणाली का प्रयोग किया गया, ठीक है। और स्थानीय कीमतों, उत्पादन, उत्पादकता आदि का आंकड़ा जो सब था वो लाया गया, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से असली चालू होगा यहाँ का विधि। यहाँ तक तो बस थोड़ा बहुत जो पहले का था वो भी चल रहता था। अब देखिए आइन ए दहसाला, अब 10 वर्षों का औसत फसल निकाला, मतलब कि आप न किसान हैं, आपके पिछले 10 वर्षों की जो फसल उगाए हैं उसका रिकॉर्ड उठाया जाएगा। अब उसके हिसाब से फिर उसका 1/3 आपको भू राजस्व देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जिस भूमि में आप उगाए हैं, उसके बाद दस्तूर ए अमल, इसमें क्या रहता था, इसमें की मूल्य की सूची, जैसे कि आपका कोई गांव है, ठीक है, उस गांव में आपने एक सब्जी उगाया है, उस गांव में उस एरिया में उस सब्जी की कीमत क्या है, ऐसे ही ढेर सारे अनाजों का, उपजों का सूची बनाया गया। उस सूची को में उसका मूल्य निर्धारित किया गया, उसको लिखा गया दस्तूर ए अमल। फिर देखिए 1586-87 में इसने भूमि नापन वाला किया। जो पहले चलता था गज ए सिकंदरी, इसको हटाकर इसने गज ए इलाही लाया, जिसका 41 अंगुल था, ठीक है। 41 अंगुल इतना, 1 अंगुल इतना होता है, इसी का देख लीजिए 41 अंगुल, उस हिसाब से नापना था। और पट्टा एक कबूलियत, जो कि शेरशाह सूरी के समय कहीं लगता था। इसमें पट्टा, आप सरकार से जमीन ले रहे हैं तो आपको पट्टे पर देगा, उसका टैक्स देना पड़ेगा। और एक कबूलियत जो क्या था, वो सहमति पेपर, ठीक है, ये लिखवाना पड़ता था। आइन ए दहसाला में एक गल्ला बक्सी, इस सब के अलावा भी चलता था। तकावी रोड पहले से भी था, ठीक है, कि क्या कोई आपदा आ जाए तो आप पहले ही उपज हो नहीं पाया तो अगला फसल उगाने के लिए आप ऋण लीजिए, उस ऋण का नाम था तकावी ऋण, ठीक है। अब उसके अलावा भी और सारे टैक्सेस और भूमि के लिए चलते थे, जिसमें था एक गल्ला बक्सी बटाई। इसमें क्या रहता था, इसमें भाई क्या रहता था कि जिसमें बहुत सारे अनाज इकट्ठा किए हुए हैं, ठीक है, उसमें से यह मतलब कि पहले क्या रिकॉर्ड उठाकर देखते थे, ठीक है, पहले के रिकॉर्ड को उठाकर देखते थे उसके हिसाब से। जैसे कि आजकल में होता है ना कि आपका 10 किलो आपका गेहूं हुआ तो उसका 1/4 या मुझे देंगे, 25% देंगे, उस हिसाब से ये भी बटाई, मतलब कि बांटते थे, ठीक है, ये प्रकार का गल्ले टाइप का। अब नक्श एक कानपूत, मतलब कि भूमि को नापना, और उस भूमि के नापने के बाद जो राजस्व कितना बनता है आपके भूमि का, वो भी उसको क्या बोलते थे, नक्श या कानपूत, कानपूत नहीं कानकूत यहाँ पर है, ठीक है, कानकूत उससे बोलते थे। ये पहले से भी था, इसका भी टैक्स देना पड़ता था। अब देखिए कृषक, 3 प्रकार से कृषक इसके काल में पाए गए कृषि में। पहला खुद काश्त, ये क्या था, ये खुद अपने ही खेतों में कृषि करता था और खुद उसका मालिक था, उसे क्या बोला गया, खुद काश्त। और जो दूसरे गांव में जाकर किसी और के जगह कृषि करता था या उसका गांव, दूसरे गांव उसका जमीन था, उसे बोलते थे पाई काश्त। अब देखिए कुछ लोग के पास कृषि था ही नहीं, लेकिन वो कृषि करना चाहते थे तो किसी दूसरे की कृषि
खेती करने के लिए उसका खेत मांगते थे, किसका मांगते हैं, खुद काश्त का या जमींदार का, तो उसको बोलते थे मुजारियान या मुजारा कृषक, ठीक है, दूसरे को भूमि पे कृषि करते थे। अब एक था नाबूद प्रथा, इसमें क्या था कि आपने अपनी जितने आप भूमि के मालिक हैं उस सारी भूमि पे उगा लिए, लेकिन उस भूमि में से आपके सारी भूमि में से 12.5% भूमि पर आप नहीं उगाए तो उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जहाँ की यहाँ पर देखिए उसको बंजर नहीं माना जाएगा, बस ये माना जाएगा कि आपको 12.5% भूमि पर आपने फसल नहीं उगाया, कर यहाँ नहीं लगता था। अब देखिए कि अकबर के दरबार में 9 रत्न, अब वो 9 रत्न कौन कौन थे, दरबारी सब उसके अंदर जो उसके कार्यभार संभालते थे। पहला बीरबल, सबसे ज्यादा है, और बीरबल का बचपन का नाम था महेशदास, जो कि कलापी के एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। अब देखिए क्या क्या उनके अंदर गुण था, कहानीकार थे, एक कुशल वक्ता थे और एक कवि थे। कुशल वक्ता का मतलब एक मोटिवेशनल थे, ठीक है। अब देखिए अबुल फजल क्या थे, अबुल फजल मतलब कि आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा, लेकिन वो बहुत सारी साम्राज्य विस्तार में, मुगल साम्राज्य विस्तार में अकबर का साथ दिए थे। और टोडरमल ये भूमि सुधार के लिए कार्य करते थे, जिससे कि मैंने बताया कि इससे भूमि सुधार जो यहाँ पर था 1580 में, उससे पहले ही ये मुजफ्फर खां और टोडरमल इस कार्य में लग चुके थे, ठीक है। अब देखिए तानसेन, इनका बचपन का नाम था रामतनु पांडे, जो कहाँ के थे, ग्वालियर के से। इन्होंने 2 चीज लिखा, मियाँ के तोड़ी मियाँ का मल्हार, गाना है भाई साहब, ठीक है। अब देखिए मान सिंह, ये भी अबुल फजल की तरह काम किए, हालांकि ये बुक नहीं लिखी है मान सिंह, बस ये जो बिहारी मल नहीं थे भागमल, वहां उनके पिता जोधा बेगम के उन्हीं के पौत्र थे ये, ठीक है, उन्हीं के पौत्र। ये कह लेते कि जोधा बेगम के भाई के पुत्र ये थे मान सिंह, ये केवल उनका साथ दिए हैं। और बाद में ये बन गए थे, काबुल का सूबेदार बना दिया गया था। अब्दुल रहीम और फैजी, ये है मुल्ला दुपैदा, ये सलाहकार थे, ये कवि थे राजदरबारी। हकीम हुल्ला ये रसोई घर के थे। भाई अब्दुल रहीम वही थे, क्या नाम है कि क्या बोलते हैं वो, बैरम खां जानते हैं, बैरम खां, जो शुरुआती तौर में इनका साथ निभाया था, कार्यभार संभाला था अकबर का, उन्हीं के पुत्र। और इसके बाद में वो खाना की उपाधि दिया गया और ये बहुत सारे साम्राज्य विस्तार किए, ठीक है, यही थे। और इसने क्या किया कि बाबरनामा को फारसी में कन्वर्ट किया था, अनुवाद किया था। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा। हमारा अगला वीडियो रहेगा जहांगीर पर। धन्यवाद।